चलो भाई, गुड इवनिंग। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो वन ऑफ दी इंटरेस्टिंग चैप्टर बोल सकते हैं आप लोग, चार्जेस। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई किसी भी प्रकार का कंपनी डेब्ट कैपिटल इशू करती है ना, डेट कैपिटल इशू करती है, जैसे डिबेंचर हो गया या बॉन्ड हो गया, है ना, तो या लोन हो गया, तो आपने एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि वो जितने भी डेट कैपिटल होते हैं वो किसी ना किसी एसेट्स के थ्रू सिक्योर्ड होते हैं। क्योंकि कोई भी लेंडर पैसे तभी लगाएगा ना जब वो किसी प्रकार की सिक्योरिटी को लेके अश्योर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप अपनी मूवेबल एसेट्स को, मूवेबल गुड्स को, मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप लेंडर के पास रखवा देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि मैं नहीं दे पाया पैसे तो आप बेच देना, तो उसको हम बोलते हैं प्लेज। बराबर है। अगर प्रॉपर्टी आप ही के पास में है, ठीक है, मगर लेंडर वो प्रॉपर्टी आपसे कभी भी ले सकता है डिफ़ॉल्ट पे, है ना। यानी पोजीशन आप ही के पास में, मगर वो कहीं ना कहीं गिरवी है ना, लेंडर के पास में, यानी उसके पास उसका अधिकार है कि आपसे कभी भी लेके उसको बेच सकता है। जैसे प्लेज में तो उसी के पास में, है ना। हाइपोथेटिकेशन का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे कार ख़रीदते हैं ना हम लोग, तो कार ख़रीदा हम लोगों ने किससे ख़रीदा? कंपनी से। बैंक पे करता है ना हमारे बिहाफ में पैसे, फाइनेंस के, आपको याद होगा। बैंक हो गया लेंडर, तो कार तो हमारे ही पास होती है ना, कार का पोजीशन तो हमारे पास में ही होता है। हाँ, अगर हम बैंक के पैसे देने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक वो कार पहले हमसे पोजीशन अपने पास लेगा और तब उसको सेल करेगा। लॉजिक समझ रहा है? प्लेज में ऐसा नहीं है, प्लेज में लेंडर के पास होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज और हाइपोथेटिकेशन दोनों में मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में भी पोजीशन जो होता है वो डेटर के पास ही होता है। प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट्स पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज। तो वो तो अब लैंड मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगी ना, बिल्डिंग मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगी। जब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो मुझसे आप पोजीशन लेके उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ज मतलब एक प्रकार की सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप, है ना, प्रकार का सिक्योरिटी जो हम लेंडर को देते हैं। किसको देते हैं? लेंडर को। भैया अगर आपका पैसा डिफ़ॉल्ट किया तो आप इसको बेच के या हमसे पोजीशन लेके इसको सेल कर देना। बेसिक मतलब समझा प्लेज का। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथेटिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी। मगर प्लेज में पोजीशन ऑलरेडी लेंडर के पास होता है ना, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी का ही करते हैं। हाइपोथेटिकेशन में हमारे पास होता है, फिर हमसे ले लेता है बाद में वो डिफ़ॉल्ट पे। और मॉर्टगेज में तो हमारे पास ही होगा क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बाद में कब्जा करेगा जो लेंडर होगा अगर हम नहीं दे पाते हैं किसी प्रकार का। तो लिखा, मीनिंग लिखी है। चार्ज मतलब इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। या लीन मतलब बकाया, ड्यू, है ना। किस पे क्रिएट होता है? एसेट्स पर। इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज ऑल्सो। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख लेने का। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच होती हैं, जिसको हम अर्थ से अलग नहीं कर सकते। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अर्थ से अलग करके प्लेज या हाइपोथेट कर सकते हैं, है ना, ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। या तो कंपनी की किसी अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस, कंपनी ने जो एक्वायर करके रखा उस पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है? मॉर्टगेज वर्ड आया मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है बच्चों, समझा यहाँ तक? तो क्या बोलता है अभी? तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो सिक्योर्ड होता है ना, वो चार्ज ऑन एसेट्स बोलते हैं ना उसको हम लोग। एसेट्स पे चार्ज है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 क्या कहता है? चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ए लीन क्रिएटेड। किस पे क्रिएट किया गया? कंपनी के प्रॉपर्टी पर या कंपनी के एसेट्स पर, ठीक है। और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, जब कंपनी की जो भी अंडरटेकिंग एसेट्स होंगे उस पर एज ए सिक्योरिटी इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब क्या आ गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पे फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। डेफिनेशन को उन्होंने छोटा सा इधर एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दे दिया है जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया बच्चों। जब भी कंपनी को टर्म लोन लेना है बैंक से, है ना, या वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं ना हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसीज या बैंक्स के थ्रू, 1 साल तक का लोन, 2 साल तक का लोन, वर्किंग कैपिटल, तो अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी के तौर पर रखवाते कि नहीं रखवाते हैं? किसके पास में? कि भैया अगर हम लोग नहीं दे पाए पैसा आपका तो आप क्या करोगे? उस सिक्योरिटी को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। तो रखवा रहे हैं मतलब प्लेज है और हमारे पास ही रखी है और वो बाद में हमसे पोजीशन पे लेगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हाइपोथेटिकेशन, इमूवेबल है तो मॉर्टगेज। तो सेम वैसे डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो वो भी
चार्ज होते हैं ऑन स्पेसिफिक मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। और किसके थ्रू बनाई जाती है वो? डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू। जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है, जो डिबेंचर्स के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ये वो व्यक्ति होता है जिसके पास में चार्ज ऑन एसेट्स के डॉक्यूमेंटेशन और पूरी चार्जिंग इसी के पास रहती है कि कंपनी जब डिफ़ॉल्ट करेगी तो ये डिबेंचर्स के बिहाफ में उस एसेट्स को सेल कर सकता है। ठीक है, एक बार अगर चार्ज क्रिएट हो गया, देखा ना, तो आप उसका एक रजिस्टर बनाओगे कि भाई कौन डिबेंचर है, उसका नाम, उसका एड्रेस, कितने डिबेंचर है उसके पास में, कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम पर रखी गई है, उसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी डिटेल आप किसको भेजोगे? हमारे बड़े पापा को, हम सबके ROC। और वो इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी फिर कि भैया लेंडर को पता होना चाहिए ना कि मेरे नाम पर कौन सी प्रॉपर्टी को रखा गया है, कि मेरे लिए बिल्डिंग रखी गई है कोई, है ना, या मेरे लिए कोई लैंड रखा गया है, या कोई अंडरटेकिंग है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी गई है, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें एक बार रजिस्टर्ड हो गया, डिटेल चले गए ROC के पास में, तो कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन एसेट्स को यूज़ करने के लिए। मतलब वही सेम एसेट्स को जो ऑलरेडी किसी के नाम पर है, आप उसी से और पैसा बोरो नहीं करेंगे, तो एक प्रकार का फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी मॉर्गेज है, ऑलरेडी प्लेजर है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हैं सेक्शन 77 से लेके पूरा का पूरा 87 तक। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया, शानदार। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। देखो, 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं जब भी क्रिएट किए जाते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हो गया भाई? हाँ, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे भी लगता है, इसको वेरिएबल चार्ज भी कह सकते हैं आप। नाम से झलक रहा है, फिक्स चार्ज जो होता है वो होता है आपकी इमूवेबल एसेट्स पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग फिक्स्ड है, मतलब डेफिनेट है, सर्टेन है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ें हमारे नाम पर सिक्योर्ड रखी गई हैं, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी लैंड, कौन सा प्लांट, कौन सा मशीनरी, ये भी तो फिक्स में आते हैं ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर है ना? कौन सा प्लांट, कौन सी मशीनरी फिक्स है, तो डिबेंचर होल्डर को या लेंडर को पता है कि कौन से फिक्स एसेट्स पर मुझे सिक्योर किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास में, तो कंपनी उन एसेट्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकती उनसे बिना पूछे, जब तक पैसा पूरा दे के ना हो जाए। तो ये डेफिनेट होती है, सर्टेन होती है, ये तो तय हो गया सर, ये तो तय हो गया, ये तो एग्री कर गए हम आपकी बात पे। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर मैं लेता हूँ इसको, जब अगर आप फ्लोटिंग चार्ज पे आएंगे, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। एक काम करो, इस तरफ लाके देखो यार, फ्लोटिंग मतलब क्या? ये जो चार्ज है ये लगता है आपकी वर्किंग एसेट्स पर, है ना, या वेरिएबल एसेट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होती है ना, जो पैसा आपको मिलने वाला है, स्टॉक, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का, है ना, इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल का, सही, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं। ये क्यों, इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं या फ्लोटिंग चार्ज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये फिक्स नहीं हो सकता ना, ये बेच दिया जाएगा, है ना। जो रॉ मटेरियल जो या जो सेम इन्वेंट्रीज रखी गई है चार्ज पर, है ना, वो उसकी तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, है ना, डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, समय समय पर चेंज होते रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस महीने मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, है ना, अगले साल हो सकता है आप 2 लाख का बेचो, तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। क्या वही रॉ मटेरियल रहेंगे कि ज़िंदगी भर? नहीं, वही फिर अकाउंट रिसीवेबल रहेगा क्या? नहीं, पैसा मिलते जाएगा बिल्स में, तो नए बिल्स क्रिएट होते जाएंगे, वही बिल से किसी और को भी पैसे दिए जा सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज होते रहेगा, है ना, वैल्यू भी चेंज हो रहेगी। हो सकता है तीसरे महीने में आपको 1.5 लाख का सेल्स हो जाए, वैल्यू चेंज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी चेंज हो रहा है, फिनिश गुड्स भी चेंज हो रहे हैं, इन्वेंट्री स्टॉक भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इट कीप चेंजिंग, कोई डेफिनेट नहीं है। कोई लेंडर ये आके नहीं बोल देगा
अरे मुझे ये रॉ मटेरियल से दो या मुझे ये इन्वेंट्री से दो। अब भाई वो वैल्यू चेंज हो रही है, जो अगले महीने बचेगा, अगर आपकी डेट है मैच्योरिटी डेट, तो आपको उसको बेचकर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं दे पाए तो इसको बेचकर जो पैसे आते हैं उससे आपको पे कर दिया जाएगा, है ना। यानी बट इट कीप चेंजिंग, दिस फिनिश गुड्स कीप चेंजिंग, द अकाउंट रिसीवेबल कीप चेंजिंग। पढ़े ना, अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो पैसा आपको गारंटी ईयर में मिलने वाला है। क्लियर है, एवरीथिंग इज चेंज। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अनसर्टेन है, डर लग रहा है मुझे, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं ये क्रिस्टलाइज हो जाए, यानी मेरे नाम पर फिक्स हो जाए कि ये रॉ मटेरियल मेरे लिए है, इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल मेरे लिए है, तो ठीक समझ रहे ना कि नहीं ये मिस्टर ए के लिए रखा गया है इतनी क्वांटिटी का, या इतनी वैल्यू का अलग से उठा के रख दो आप, यानी जब भी डेट आएगी तो मेरे लिए यूज़ किया जाएगा इस रॉ मटेरियल को, इस फिनिश गुड्स को, इस अकाउंट रिसीवेबल को। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, आराम से लिखते हैं, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज यानी क्लियर कर दिया आपने, डेफिनेट कर दिया कि भैया कौन सा वेरिएबल एसेट्स आपके लिए रखा गया है। जब अश्योर नहीं होता लेंडर, उसको लगता है इट कीप चेंजिंग, द वैल्यू कीप चेंजिंग, द क्वांटिटी कीप चेंजिंग, है ना, वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग एसेट्स है, तो उसको अश्योर करने के लिए आप कुछ वर्किंग एसेट्स को उसी के नाम पर, उसी वैल्यू के एसेट्स को अलग से रख देंगे, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज कर देना। तो वो एश्योर हो जाएगा कि चलो ये मेरा है, ये मेरा है, बराबर है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरीके से। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स कर देना फ्लोटिंग एसेट्स को, या तो वैल्यू से फिक्स करना या क्वांटिटी से फिक्स करना। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो इसको। मैं क्रिस्टलाइजेशन वाले टॉपिक को अंडरलाइन करके कर देता हूँ, ये ठीक है, एग्जैक्टली आपको समझ में आने का मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, अब रजिस्टर, अब आप जब मेंटेन करते हो रजिस्टर पूरा कि भैया कौन कौन से किसके नाम, कौन सा डिबेंचर होल्डर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर, है ना, नाम उसका, एड्रेस, नंबर ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ना सिक्योर्ड डिबेंचर, उसका लगेगा टाइप ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, मैच्योरिटी टाइम, टाइम पीरियड क्या है, ये सब लिखोगे नहीं लिखोगे, फिर कौन सी सिक्योरिटी के थ्रू उसको चार्ज किया गया है, सिक्योरिटी दी गई है प्रॉपर्टी के थ्रू, वो भी रजिस्टर में रहेगा। ये पूरी डिटेल्स आपको किसको देनी है? आरओसी को बतानी पड़ती है, बतानी ही पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। अब कितने दिन के अंदर बतानी पड़ती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो क्या लिखा है ना उसमें। अगर आपकी कंपनी ने 2/11/2018 के पहले चार्ज क्रिएट किया है, अब होता ना कोई कंपनी ने पहले से करके रखी हो, अभी तक चल रहा हो सकता है, क्योंकि एसेट्स, क्योंकि डेट कैपिटल तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू किए जाते हैं। अगर इस डेट के पहले अगर आपने सिक्योरिटी गिरवी रखी है तो आपको 30 दिन के अंदर, यानी क्रिएशन के 30 दिन के अंदर किसको बताना है? आरओसी को। एग्री? पता नहीं पता। और अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं बता पाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे वैल्यू नहीं निकल रही होगी सिक्योरिटी की, लीगल प्रोसेस लंबी चलेगी, तो आपको, और देखो लिखा इसमें रजिस्टर, इफ नॉट रजिस्टर विद इन 30 डेज, तो रजिस्टर विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। यानी 30 दिन के बाद एकदम से 300 दिन मिलेंगे, बट एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ेगी। थोड़ा अजीब है ना, बट ऐसा होता था अगर वो चार्ज कब क्रिएट किया गया? 2018 के पहले, 2/11/2018 के पहले। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। 330 दिनों के टोटल। ठीक, क्लियर है ना? और अगर 300 दिन में भी अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करते हो तो फिर रजिस्टर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 2/11/2018 विद एडिशनल फ़ी। मतलब ये डेट अगर आ गई, वो 300 दिन भी खत्म हो गई, ये डेट आ गई, तो फिर आपको और 6 महीने मिलेंगे एडिशनल फ़ी के साथ। लॉजिक समझ रहा है? पक्का है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने 2/11 लिखा है ना, तो 2/8 को अगर आपने 4 लगाया था, 2/8 समझ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 तारीख 8वां महीना, तो 9, 10, 11, 3 महीने हो गए। 3 महीने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। या एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इस डेट के 300 दिन पहले चार्ज क्रिएट किया था, अब 300 दिन भी ख़त्म हो गए, समझ रहा ना? तो जब जैसी ये डेट आएगी ना, अब ये डेट आ गई ना, क्योंकि ये टाइम डिसाइड किया गया था, फिर आपको और 6 महीने दिए जाएंगे। मतलब 30 डेज़ तो मिल ही रहे, फिर 300 दिन में मिल रहे हैं। और अगर ये डेट आ जाती है, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ये डेट आ चुकी है, तो फिर आपको और 6 महीने दिए जाएंगे, और एडिशनल फ़ी भी ली जाएगी आपसे, पैसा लिया जाएगा भर भर के। अलग फ़ी है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। अब चार्ज अगर आप 2018 के बाद क्रिएट कर रहे हैं, 2/11/2018 के बाद, तो टाइम लिमिट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। 30 दिन में तो करना ही था, और नहीं किए
देखो लिखा ना रजिस्टर विद इन 30 डेज, इफ़ नॉट रजिस्टर्ड है ना तो रजिस्टर इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी टोटल 60 दिन हो गए, पहले वाले 30 दिन है ना। और अगर आपको ध्यान देना अगले 30 दिन में कर लोगे तो एडिशनल फ़ी नहीं लगेगी, अगर और 30 दिन चाहिए जैसे टोटल 60 दिन हो गए तो फिर एडिशनल फ़ी लगेगी। नहीं लॉजिक कैसा, 30 डे में कर दो, नहीं किए तो और 30 दिन में कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो फ़ी नहीं लगेगी, विदाउट फ़ी, समझे ना। और अगर आप 30 दिन में नहीं कर पा रहे हो, आपको और 30 दिन चाहिए तो हो गए 60 दिन, तो फिर आपको एडिशनल फ़ी भी लगेगी, टोटल 90 दिन हो गए अगर फ़ी के साथ देना चाह रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है, समझा आपको। वैल्यू के हिसाब से जितने की भी वैल्यू के चार्जेस होंगे उस हिसाब से आपको फ़ी लगेगी, ये लिखा हुआ है एज पर दी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अपने को, इस पर फोकस करना है 2011 के बाद, और दो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तो भूलने का नहीं है। तो यहाँ पर टोटल आ रहे 90 दिन, भूलने का नहीं, पहले 30 आ रहे हैं, नहीं दे पाए तो और 30 मिलेंगे, और अगर अगले 30 में दे देते हो तो फ़ी भी नहीं लगेगी, और अगर 30 कम पड़ रहे तो और 30 है, टोटल 60 बट विथ एडिशनल फ़ी। हो ठीक है बच्चों, है ना। और चार्ज का हिसाब से लगेगा आपको, जो फ़ी लगेगी वो किस हिसाब से लगेगी, जब जितने वैल्यू के आपके चार्ज है ना। ठीक है, ओके चलो बढ़िया। ये रजिस्ट्रेशन है, भूलना नहीं है, इस पर डिटेल्स क्या होंगी ये पूरी मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके सामने। अब वो प्रॉपर्टी कहाँ की हो सकती है जो चार्ज, जिस पर आप चार्ज क्रिएट करोगे, तो या तो वो इंडिया के अंदर की प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है ना, एसेट्स तो कहीं भी हो सकती है, वो अंडरटेकिंग हो सकता है, कोई ब्रांचेज हो इंडिया के बाहर आपकी कंपनी के, टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, जैसे ट्रेडमार्क आपका, पेटेंट, कॉपीराइट, वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है, इंडिया के अंदर भी हो सकता है, तो उसकी पर्टिकुलर्स तो बतानी पड़ेगी ना आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कौन सी एसेट्स है भाई, मूवेबल है कि इमूवेबल है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये जो टाइटल डीड्स है मतलब जो प्रॉपर्टी की टाइटल्स है, ओनरशिप है, अगर उसको आपने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक एग्री कर जाते हैं। हम प्रॉपर्टी को तो नहीं लिया के दे सकता ना मैं, तो उसके कागजात ही तो रखूँगा, समझे क्या। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या मैं लिया के जमा करूँगा क्या, कि उसकी टाइटल डीड्स लिया के दूंगा बैंक को, तो है ना, तो बैंक एग्री कर जाते हैं उस पर, हम हमारे लिए काफ़ी है, बोले हम इस पर आपको लोन दे देंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होल्डर सेक्शन 78 जो हम एक्सप्लेन लेटर कर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इन केस द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन प्रेस्क्राइब डेज, जो 30 डेज में था, चार्ज क्रिएट तो कर दिया बट आपने बताया नहीं पर्टिकुलर्स के साथ, किसको, आरओसी को, कि किसके फेवर में कौन सी एसेट्स रखी गई है, कितनी वैल्यू की, तो अब उसके कुछ ना कुछ तो एडिशनल फ़ी पनिशमेंट अपने पड़े लगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर सेक्शन 79 covers another case of registration of charge where a company purchased some property in whose case a charge was already registered। कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी कोई चार्ज था, मतलब ड्यू प्रॉपर्टी थी, वो ऑलरेडी कहीं गिरी हुई थी, उसको कंपनी ने खरीद लिया, तो कंपनी परचेजिंग द प्रॉपर्टी शैल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम इन इट्स प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर। ये सेंटेंस को आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं लाख तक क्या लिखा है इसमें, इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वेयर कंपनी परचेज सम प्रॉपर्टी, कंपनी ने कुछ रजिस्ट्रेशन के ऑफ चार्जेस के वक्त पर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, जिस पे ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज था, मतलब किसी का हक था। ठीक है, सो द इन दिस केस ऑल्सो द कंपनी परचेजिंग द प्रॉपर्टी शेड गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम इन प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर। क्लियर हुआ ना। अगर कंपनी लेंडर की जगह होती तो कंपनी भी ये कोशिश करती ना कि जो प्रॉपर्टी को मैं खरीद रही हूँ और जो ऑलरेडी किसी के नाम पे क्या है, ड्यू है, और कंपनी ने किसी को पैसे, लॉजिक समझ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, परचेस कर रही है, तो कंपनी बोलेगी ना मेरे नाम पर करो उसको, तो देखो लिखा उसमें कंपनी द प्रॉपर्टी शैल गेट रजिस्टर, पहले अपने नाम पर करेगी इन प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर। समझ मैंने क्या बोला आपको, यानी कंपनी पहले प्रॉपर्टी को खुद खरीद रही है, तो अगर कंपनी प्रॉपर्टी खरीद रही है तो पहले कंपनी का नाम उस प्रॉपर्टी के नाम पे आना चाहिए, प्रॉपर्टी का कंपनीज नेम। ठीक है, फिर उस कंपनी फिर उस प्रॉपर्टी को बाद में
चार्ज क्रिएट कर सकती है किसी और को देके। तो पहले अपना नाम तो लिखवाओ, मतलब उधारी की ज़मीन लेके उधारी का चार्ज मत क्रिएट करो, पहले उस प्रॉपर्टी को खरीदो अपने नाम पर और फिर चार्ज क्रिएट करो। लॉजिक समझा है ना? और ये बात फिर रजिस्ट्रार को बताओ कि मैंने खरीदा है फिर चार्ज क्रिएट किया है, किसी से उधारी की प्रॉपर्टी लेके उसको चार्ज नहीं क्रिएट किया। हाउ टू रजिस्टर चार्जेस फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, पहले पर्टिकुलर्स, फिर कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो चार्जेस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, साइंड बाय द कंपनी, कंपनी का साइन रहेगा, चार्ज होल्डर का रहेगा जो डिबेंचर होल्डर है, और 30 दिन के अंदर आपको प्रेस्क्राइब फी के साथ में आरओसी को दे देना है। चार्ज होल्डर मतलब समझ गया ना आपको, ट्रस्टी के साथ में डिबेंचर होल्डर की साइन। फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा भैया रजिस्ट्रार के द्वारा हर एक कॉपी का कि किसके नाम पर क्या रजिस्टर्ड है, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, एवरीथिंग हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, तो पूरा देखेगा। तो देखो अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उसकी टाइटल डीड्स किसके नाम पर है, कंपनी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कंपनी का सील देखेंगे उस पर हम लोग, उस टाइटल डीड्स पर, है ना। वो जो टाइटल डीड्स है वो किसी डायरेक्टर के द्वारा साइन की गई है, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा साइन की गई है, कोई ऑथोराइज ऑफिसर जैसे ट्रस्टी, या कोई और आदमी के अगर अंडर में है वो जो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है, तो वो कौन पर्सन है भाई बताओ ज़रा हमको, अदर देन द कंपनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिखा ना उसमें, यानी कौन कौन वेरीफाइड कर रहा है उस टाइटल डीड को, जो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, कौन कौन वेरीफाइड कर रहा है, कंपनी खुद वेरीफाइड करेगी, है ना, या कोई डायरेक्टर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा, या कोई अथॉराइज ऑफिसर करेगा, है ना, ठीक है, या फिर जिस व्यक्ति के नाम पर मॉर्गेज चार्ज होने वाला है वो खुद वेरीफाई करेगा, ठीक है, ओके। डिबेंचर होल्डर भी कह सकते हैं आपको, वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई कि जो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी वो इनकी है कि नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है, किसके नाम पर है वो, तो ये जो लोग हैं ये वेरिफिकेशन करेंगे, ये जो है ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी है, होली पार्शियली बोल सकते हैं आप, कोई भी इंडिया के अंदर आधी है, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर आधी है, ठीक है, तो ये तो मैं लगता है आप अंदाज़ा लगा लेंगे कौन करेगा। तो लिखा उसमें, तो इंडिया के अंदर द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऑथोराइज ऑफिसर। अगर इंडिया के अंदर है तो फिर वहाँ पर किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस द इंस्ट्रूमेंट और डीड, जो ओनरशिप डीड है जो रिलेट टू सोनली टू ए प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो इंडिया के बाहर आउट सिचुएटेड है, तो उसकी जो कॉपी है वो एडिशनली वेरीफाइड की जाएगी बाय सर्टिफाइड इशूड अंडर द हैंड ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब कंपनी के अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो उसको वेरीफाइड करेगा। क्योंकि देखो अगर देश के अंदर है, देश के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, बड़ा गंदा डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का, तो सिर्फ कौन कौन बोला मैंने, डायरेक्टर, सीएस या कोई ऑथोराइज ऑफिसर, इनका ही चलेगा। बट अगर देश के बाहर प्रॉपर्टी है तो ये तो करेंगे ही करेंगे, इनके साथ में कौन, एक अदर पर्सन भी रहेगा जो वेरीफाई करेगा कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, कंपनी के अलावा। वो अदर पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी या कोई वैल्यूअर या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका इंटरेस्ट है चार्ज और मॉर्गेज में, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट तो पढ़ा दिया मैंने तुमको, 2018 के पहले, मतलब 2/11/2018 के पहले वाला था, तो कितना दिन मिलता था पहले, 30 दिन में नहीं किया अगर आरओसी के पास रजिस्टर्ड तो कितने दिन मिल रहे थे उसमें, 300 दिन और एक्स्ट्रा। और अगर ये डेट आ गई 300 दिन में, ये डेट आ गई तो और 6 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। और नए रूल में तो आपको पता ही होगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, पहले 30 दिन मिलेंगे आरओसी के लिए, ठीक है बच्चों, 30 दिन में नहीं हुआ तो और अगले 30 दिन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, डिटेल्स फाइल अप करने के लिए, विदाउट एडिशनल फ़ी है। और अगर आप 60 दिन चाहते हैं यानी और 30 दिन चाह रहे हैं तो फिर आपको एडिशनल फ़ी लगेगी विथ वैल्यू। क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया। ये पूरी जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई वो एग्जैक्ट यहाँ लिखी हुई है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। कंपनी को डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि एक्सटेंशन क्यों लग रहा है आपको, बिना डिक्लेरेशन के नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन मांग रहे हो तो साला वो प्रॉपर्टी का कुछ दुरुपयोग ना करो, गलत उपयोग, इसलिए क्रेडिटर्स को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है आपको कि नहीं हम आपकी प्रॉपर्टी आपके ही पास रखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ उसका गलत उपयोग नहीं किया, उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो भी आप रीजंस दोगे वो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने क्यों उसको टाइम पे फाइल नहीं किया, चार्जेस के जो रजिस्ट्रेशन थे, जो ओरिजिनल पीरियड था। ओरिजिनल पीरियड क्या है बच्चों,
30 डेज, दोनों केसेस में, पुराने वाले में भी और नए वाले में भी, ठीक है। और जो एडिशनल फी लग रही है वो वैल्यू के हिसाब से, जिस भी वैल्यू के वो डिबेंचर होल्डर रहेंगे, जिस भी वैल्यू के वो प्रॉपर्टी थी, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई ये तो अब अगर आप मान लो पूरी डिटेल्स दे दी, किसको, बड़े पापा को, बराबर है कि नहीं बराबर है। रजिस्ट्रेशन चार्ज इशूड कौन से फॉर्म में दिया आपने, चार्ज फॉर्म 2, ठीक है। इफ द चार्ज इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आरओसी के द्वारा चार्ज फॉर्म 2 में टू द कंपनी एंड एज द केस में भी टू द पर्सन, या तो कंपनी को दिया जाएगा ये रजिस्ट्रेशन कि भाई हो गया है रजिस्टर्ड उस व्यक्ति के लिए जिसके नाम पर ये चार्ज रजिस्टर्ड किए गए हैं, यानी डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टी। कौन से फॉर्म में, चार्ज फॉर्म 2, एक एक्नॉलेजमेंट हो गया ना कि आपके चार्ज रजिस्टर्ड हो चुके हैं करके, ठीक है। देखो लिखा ना यहाँ पर, ये जो सर्टिफिकेट है ये एक ठोस सबूत है कि कंपनी ने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी चैप्टर 4 की रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस उसको फॉलो कर लिया है, कंप्लाइट कर लिया है, ठीक है। क्लियर है। अरे समझ गया क्या बाबा, बाबा ओ बाबा, ठीक है, ओके, है ना। जैसे अब आप सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मतलब अगर आप ओरिजिनल टाइम पीरियड में जो 30 डेज वाला था उसमें रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, तो उसमें लिखा है कि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रहा है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 30 डेज, तो वो जो आगे जो आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है ना वो किसी गलत काम के लिए ना लें आप, मतलब उस प्रॉपर्टी को उन्हीं के लिए रखें जिनके लिए रखा था, तो उनके राइट्स के प्रेजुडिस नहीं होना, मतलब अपोजिट उनको हार्म नहीं करना चाहिए, देखा ना उसमें। एनी प्रॉपर्टी जो भी चार्ज होल्डर होगा, डिबेंचर होल्डर होगा, उसके राइट्स अफेक्ट ना हो, क्योंकि आपने ओरिजिनल टाइम में तो किया नहीं और एक्सटेंडेड पीरियड में आप करोगे ना, तो ऐसा कोई काम मत करना, ऐसा कोई हरकत मत करना, उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज़ मत करना, बेच मत देना, है ना, कि उनके राइट्स को अफेक्ट करे। प्रेजुडिस मतलब हार्म, कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। बट कुछ सेक्शन 77 जो है कुछ चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक के हिसाब से, जैसे एनबीएफसी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कभी मौका मिलेगा तो एनबीएफसी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें, जैसे अब ये पहला पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अनरजिस्टर्ड चार्ज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय लिक्विडेटर और क्रेडिटर। व्हाट इज अनरजिस्टर्ड चार्ज, पहले तो ये समझ लो, है ना। आपने चार्ज को रजिस्टर्ड ही नहीं किया, किसके पास में, आरओसी के पास में, कितने दिन के अंदर, 30 डेज या वो जो एडिशनल डेज थे उसके दिन के अंदर नहीं किया ना, तो नॉट टू बी लिखा है इसमें, नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर। लिक्विडेटर मतलब एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो आपके कंपनी के एसेट्स को रियलाइज़ करता है ना, ऑफिशियल पर्सन होता है। देखो लिखा इसमें, इफ चार्जेस, इफ रजिस्ट्रेबल चार्ज थ्रू क्रिएटेड बट वाज नॉट रजिस्टर्ड, तुमने क्रिएट तो कर लिए, प्रॉपर्टी रख तो लिए, बट आरओसी को डिटेल्स नहीं दी, तो आरओसी भी आपको फिर सर्टिफिकेट नहीं देगा, जो अपन ने CS2 पढ़े ना अभी, चार्ज 2 इशू नहीं कर पाया आरओसी आपको, तो जब इशू ही नहीं हुआ तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता फिर उससे, लिक्विडेटर को, एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी कोड। मतलब अगर नहीं किया ना तुमने और तुमको नहीं मिला है, तब भी वो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम रखी, क्रेडिटर के नाम पे, क्योंकि उनके लिए रखी गई थी ना, भले तुमने नहीं किया फाइल, तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो लिखा ना उसमें इनके राइट्स को अफेक्ट नहीं होगा, लिखा नॉट रजिस्टरिंग द चार्ज शैल नॉट इम्पैक्ट और निगेट एनी कॉन्ट्रैक्ट और लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी को तो पे करना ही पड़ेगा, यानी फेल हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस देने से आरओसी को, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं होगी, बचेगी नहीं, देना ही पड़ेगा आपको, और ये ऑफेंस हो जाएगा एक प्रकार का। तो लिक्विडेटर को फ़र्क नहीं पड़ता तुमने चार्ज रजिस्टर्ड किया कि नहीं किया, वो जो प्रॉपर्टी लोगों के लिए रखी गई थी, भले उसकी डिटेल्स नहीं है अभी, मगर वो यूज़ तो उन्हीं के लिए होगी जिनके लिए रखी गई थी। क्लियर है, समझ में आया, पक्का, बहुत इजी है, आराम से पढ़ना, है ना, है ना, आराम से पढ़ना, आपको आराम से आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, और अपना इस पर क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है, फिनिश, चलो बाय।